हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मेजर हिस्ट्री का सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें सेमेस्टर 2 का टोटल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जो इस बार का एग्ज़ाम है आप लोग का। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अब पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो पहले तो ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये क्वेश्चन आता है। तो एक गुलाम वंश हुआ करता था, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि ये किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और ये किस चीज़ का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इसका पहले नंबर में जैसे हम लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उसका परिचय पहले लिखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यानी कि गुलाम वंश का पहला सुल्तान था और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था। इसका काल 1206 से लेकर 1290 तक चला। तो ये काल अगर आप लोग के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो आप लोग को याद रखना है कि 1206 से लेकर 1290 तक इसका काल चला था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एकमात्र गुलाम था। गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, उसका एक गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद गौरी था, गौरी साम्राज्य का सुल्तान था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और कुतुब मीनार की नींव डाली थी। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी, स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। मोहम्मद गौरी जो थे, इन्होंने अपने ईमानदारी, स्वामित्व के बल पर मोहम्मद गौरी का विश्वास जब जीत लिया था तो मोहम्मद गौरी उन्हें अमीर ए आखूर के पद पर प्रोन्नत कर दिए थे। इस पद पर रहते हुए ऐबक ने गौर, बामियान और गजनी के युद्धों में सुल्तान की सेवा की। ठीक है, बाद में तराइन के युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने तराइन के युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऐबक का राज्यारोहण। यानी कि जब उनका राज्यारोहण कब हुआ था। राज्यारोहण का मतलब होता है कि वो गद्दी पर कब बैठे थे, उनका किस तरह से राज्य का रोहन हुआ था। देखिए, पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की जिस समय मृत्यु हुई, यानी कि जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी उस समय उसके भारतीय क्षेत्रों का प्रबंध कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में था। जब मोहम्मद गौरी की डेथ हुई थी तो उस समय भारतीय जो प्रबंध का क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में था। गौर साम्राज्य के अवशेषों पर कब्जा जमाने के लिए 3 व्यक्ति ललायित थे। यानी कि गौरी साम्राज्य पर 3 व्यक्ति चाहते थे कि मैं जाऊँ। तो वो थे यल्दोस थे पहले नंबर, दूसरा नंबर में थे नसरुद्दीन कुआचा और तीसरे नंबर में थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का भी भारतीय प्रदेशों पर अधिकार था। राज्य की अव्यवस्थित अवस्था को देखकर उसने भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की चेष्टा की। यानी कि जो हमारा राज्य था उसकी अव्यवस्थित अवस्था को देखकर उसने भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की चेष्टा की। वो चाहते थे कि हमारा राज्य स्वतंत्र रूप से रहे। उसने गयासुद्दीन के पास यह खबर भेजी कि अगर वह ऐबक को भारत का शासन स्वीकार कर ले तो ऐबक उसे ख्वारिज़म शाह के विरुद्ध सहायता देगा। सुल्तान की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ऐबक का राज्याभिषेक 25 जून 1205 को लाहौर में हुआ। तो आप लोग ये वाला याद रखिएगा कि इसका राज्यारोहण कब हुआ था। 25 जून से लेकर 25 जून 1205 को लाहौर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 25 जून 1205 को। यद्यपि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ। इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थीं। एक योग्य सेनापति और ऐबक का उत्कर्ष।
यानी कि ये एक योग्य सेनापति थे। और ऐबक का उत्कर्ष, ये हम टॉपिक को पढ़ते हैं। आप लोग ऐसे ही एग्ज़ाम में टॉपिक लिख के उसके बाद से उसका एक्सप्लेन कीजिएगा तो आप लोग का अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। उसने कुरान को कंठस्थ याद कर लिया था, यानी कि जो कुरान होता है उसको इनको पूरा कुरान याद हो गया था, इसलिए उसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन ये आएगा कि कुरान खां के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी इसकी योग्यता से काफ़ी प्रभावित था, अतः मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन को ऐबक की उपाधि दी और उसे अपना एक योग्य सेनापति बना लिया, जिसकी सहायता से मोहम्मद गौरी ने आगे जाकर 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को तथा 1194 के चंदावर के युद्ध में जयचंद को हराकर अपनी विजय हासिल की। मोहम्मद गौरी ने थे वो 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को और 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र को हराकर अपनी विजय हासिल की थी। देखिए, हम लोग दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आप लोग को, यल्दौज का संघर्ष। ठीक है, मोहम्मद गौरी के मरने के बाद ऐबक ने जून 1206 में लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो उसने जब 1206 में अपना राज्याभिषेक करवाया, यानी कि उसने अपने खुद से ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। दिल्ली सिंहासन की गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के विरुद्ध सर्वप्रथम ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी का स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया। देखिए, दिल्ली सिंहासन के गद्दी पर बैठने के बाद जब वो दिल्ली सिंहासन के गद्दी पर बैठ गया था, तो ऐबक के विरुद्ध सर्वप्रथम ताजुद्दीन यल्दौज ने गजनी का स्वतंत्र शासन घोषित कर दिया था। अतः 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अधिकार कर लिया। 1208 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसने गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह शीघ्र ही वहां से भारत आ गया। अर्थात ऐबक ने यल्दौज की सत्ता को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका, लेकिन यल्दौज को भी भारत पर अधिकार नहीं करने दिया। इनका तीसरा उपलब्धि देखते हैं, बंगाल विद्रोह का दमन। ऐबक के शासनकाल के दौरान बंगाल बिहार में विद्रोह हो रहे थे, यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था तो उस टाइम बंगाल और बिहार में विद्रोह हो रहे थे। अलीमर्दन खां वहाँ के कार्यभार को देखता था, लेकिन खिलजी सरदारों ने उसे बंदी बना लिया था। तब जल्द ही ऐबक ने कैमोज रूबी को बंगाल भेजकर अलीमर्दन खां को पुनः बंगाल का शासक बनाया। चौथा पॉइंट है, सिंध तथा मालवा पर अधिकार। कुतुबुद्दीन ऐबक का सिंध और मालवा पर अधिकार था। देखिए, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद नासिरुद्दीन कुवाचा ने सिंध तथा मालवा के संपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसे ऐबक कभी भी जीत नहीं सका। अतः उसने कूटनीति का सहारा लिया और अपनी बहन का विवाह कुवाचा से कर दिया। यानी कि जब उस टाइम जब उनकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद गौरी की, तो उस टाइम में नासिरुद्दीन कुवाचा का इस पर अधिकार था, लेकिन ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उसको जीत नहीं सके, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन का विवाह कुवाचा से कर दिया था, जिससे उनकी और कुवाचा की परस्पर दुश्मनी का अंत हो गया। यानी कि जो उनके बीच में दुश्मनी थी उसका अंत हो गया। परिणाम स्वरूप कुतुबुद्दीन ऐबक की शक्तियों को काफ़ी वृद्धि हुई। यानी कि वो अपनी बहन का जब विवाह कर देते हैं उनसे, कुवाचा से, तो उसके बाद से इनकी शक्तियाँ भी बढ़ गई, उनको उसका क्षेत्र भी ज़्यादातर उनकी शक्तियों के अधीन हो गया था। अब देखिए, हम लोग 5 पॉइंट क्या लिखना है, राजपूतों के साथ संघर्ष। ऐबक अपनी शासनकाल में निरंतर राजपूतों की समस्या से जूझता रहा। यल्दौज के भय के कारण वह राजपूतों के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सका। यल्दौज के भय की वजह से उसने राजपूतों के विरुद्ध अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सका। हालांकि ऐबक ने बदायूं पर अधिकार कर उसने वहां इल्तुतमिश को नियुक्त किया था तथा छोटे राजपूतों राज्यों से कर भी वसूला। यानी कि वो राजपूत राज्यों से भी कर वसूलता था, लेकिन वह कभी भी कलिंजर और ग्वालियर को जीतने में सफल नहीं हो सका। अर्थात उसका अधिकांश समय यल्दौज और सिंध जैसे प्रदेशों पर ही बीत गया।
और 6 पॉइंट हम आप लोग को लिखना है सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, कि उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या क्या थी। भले ही ऐबक और उसके सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी ने प्राचीन धरोहर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसने कुछ सांस्कृतिक स्थलों जैसे दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 1193 तथा अजमेर कढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा ऐबक ने 1199 ईस्वी में सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसको आगे जाकर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। यानी कि जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखते हैं कि ऐबक की मृत्यु कब हो गई और इनका शासन कब समाप्त हो गया। मात्र 4 वर्षीय शासनकाल में ऐबक समस्याओं से घिरा रहा। वह राजपूतों की शक्तियों को रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। तत्पश्चात 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। उनके मकबरे को लाहौर में दफनाया गया। यानी देखिए, जब ये इनका शासनकाल बस 4 वर्ष तक चल पाया और वो राजपूतों की शक्तियों को रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। यानी कि जो राजपूत थे उस टाइम बहुत शक्तिशाली थे, तो उनकी शक्तियों को ये रोक नहीं सका। फिर एक बार 1210 ईस्वी, आप लोग एकदम मस्ट वीवी ये याद रखिएगा कब, तो 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते समय, पोलो जो उस टाइम गेम होता था, चौगान उसको कहा जाता था, उसको खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके मकबरे को लाहौर में दफनाया गया। एक ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि उनके मकबरे को कहाँ दफनाया गया है, तो लाहौर में। यहाँ आप लोग का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।